चलो दोस्तों, आज क्या पढ़ना है सर? आज हमें गुल खिलाने हैं सर। जो पिछली क्लास में हमने छोड़ा था टाइप्स ऑफ कंपनी, है ना, तो आज हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ कंपनी में, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जो टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ी थी वो पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, गारंटी कंपनी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिखा दिया किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और हमें किस तरीके से लिखना है। ठीक है, ग्रुप पे मैंने उसकी फोटो वगैरह भेज दी थी। राइट सर, अब आज बात करते हैं सर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। राइट, कि मेंबर के हिसाब से कंपनी कैसे होती है। सबसे पहली मजेदार बात, एक तो तुम बात समझ चुके हो कि सोलोमन वाला केस याद आ गया ना। सोलोमन में कितने मेंबर चाहिए थे? 7। यानी कि जिन कंपनी में 7 मेंबर चाहिए होते हैं वो होती है पब्लिक कंपनी। कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी। तो वो तो होगी पब्लिक कंपनी वाली बात। लेकिन उससे पहले एक मजेदार मुद्दा पढ़ते हैं, बहुत ही खतरनाक, ठीक है, जो तुम शायद क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। मेंबर के बेस पे कंपनी होती है, जिसे हम बोलते हैं ओपीसी। क्या बोलते हैं भैया? ओपीसी मतलब 1% कंपनी। अब इसका निर्माण क्यों किया गया ये बताओ, इसका निर्माण क्यों किया गया? इसके बनाने का कारण भी पता है कौन है? कौन? सोलोमन। इसके बनाने का कारण भी कौन है? सोलोमन ने क्या किया था बताना जरा। तो उसके कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। किसके पास कितने कितने शेयर थे? तो 5 बीवी 1 बच्चा? नहीं, 1 बीवी 5 बच्चे। कह रहा हाँ, ठीक है। तो एक बीवी 5 बच्चे। तो 1 बीवी और 5 बच्चों को शामिल करने का कारण ही क्या था? 7 की काउंटिंग पूरी करनी। सोलोमन की आत्मा को अगर बुलाया जाए और सोलोमन की आत्मा से पूछा जाए भाई 1 बीवी 5 बच्चों को अगर साइड में रखा जाए और तेरे को कहा जाए कि तू अकेला ही ये खतरनाक काम कर ले जो तूने किया था, तो सोलोमन की आत्मा ने बोला मैं ज्यादा खुश रहूंगा इस मामले में। कम से कम बीवी बच्चे तो कहां नहीं पहुंचेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटेंगे कम से कम, है कि नहीं बात? राइट। तो इसका मतलब सोलोमन ने बोला कि लेकिन मुद्दे की बात थी कि सिर्फ एक ही बंदा, एक ही पर्सन कंपनी को जन्म नहीं दे सकता ना, इसलिए 7 करने पड़े थे। तो सोलोमन की आत्मा ने बोला भाई एक होता तो मैं एक में ही कर लेता ये काम, है ना, या जो भी हुआ डिवेंचर वगैरह का मसला ये मैं एक में ही कर लेता। 7 तो मजबूरी थी, इसलिए तो एक शेयर दिया, यानी उनका तो कोई रोल ही नहीं है। फिर ये बात समझ में आई कि सोलोमन की आत्मा ने जब बोला कि एक ही बंदा क्या है, एक ही बंदा क्या है, सब कुछ कर सकता है, तो इसलिए क्या करते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिससे सोलोमन की आत्मा को शांति मिले कि बीवी बच्चों को ना लपेटा जाए कोर्ट कचहरी में, 1% कंपनी बनाया जाए जिसको कहा गया ओपीसी, 1% कंपनी। अगर 1% कंपनी है तो इसका मतलब क्या होगा? एक ही मेंबर, एक ही तो मेंबर होगा जिसके पास कितने शेयर होंगे? 100% शेयर होल्डिंग। यही तो मतलब हुआ। अब मसला ये आया कि सर अगर एक ही मेंबर है और 100% शेयर होल्डिंग है, उरी दादा एक ही मेंबर है 100% शेयर होल्डिंग है, तो ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई। खतरनाक बात ये हो गई कि अगर वो निकल लिया तो नहीं, कुछ तो होना चाहिए। भी बच्चे लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ठीक है, और बच्चे हुए तो कहने लगे पापा का बिजनेस मेरा, पापा का बिजनेस तेरा। राइट। और दूसरी बात कि एक पर्सन जो कंपनी बना रहा है तो वो इंसानी होना जरूरी है या कोई दूसरा बंदा? पार्टनरशिप भी कंपनी ओपीसी बना सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओपीसी बना सकती है। ये बड़े लोचे समझ में निकले बात, ठीक है। तो सोलोमन के केस में जब ये पता लगा तो हमने ओपीसी का जो कॉन्सेप्ट का जन्म दिया। हमने ओपीसी के कॉन्सेप्ट में हमने बोला कि कौन बनाएगा भाई, ये बताओ कौन बनाएगा, बोलो। नहीं, कौन बनाएगा? नहीं, जज साहब ने बोला कंपनी सिर्फ वही लॉ में तो बनेगी बनेगी कागजों में, लेकिन इसका डायरेक्टर शेयर होल्डर कौन होंगे? सिर्फ लिविंग पर्सन, यानी कि वही बंदा ओपीसी बना सकता है जो कौन हो? लिविंग पर्सन। सबसे पहली शर्त, यानी कि कौन ओपीसी नहीं बनाएगा? है ना, यानी कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ओपीसी नहीं बना सकता, पार्टनरशिप ओपीसी नहीं बना सकता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी क्या नहीं कर सकती सर? ओपीसी नहीं बना सकती। तो ये पहली शर्त किसकी होगी सर? हमारी ओपीसी की। दूसरी बात, ओपीसी वो बंदा बनाएगा जो हिंदुस्तानी होगा, यानी कोई अंग्रेज आ गया, है ना, पीटर पार्कर इंडिया में कह रहा है कि मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा तो मैं कंपनी बनाऊंगा, है ना, पीटर पार्कर जानते हो ना, जाले फेंकने वाला आदमी जो है वो, ठीक है ना, मकड़ी जिसको मकड़ी ने काट लिया था,
तो वो कह रहा भाई मैं ओपीसी बनाऊंगा, तो भाई तू ओपीसी बना लेगा तो फिर क्या कहते हैं, तू अमेरिका में क्या करेगा और हम इंडिया में क्या करेंगे, कुछ तो डिफरेंस करेंगे नहीं करेंगे। तो भैया जज साहब ने बोला ओपीसी कौन बनाएगा, इंडियन सिटीजन। कौन बनाएगा बाबू, इंडियन सिटीजन। इसका मतलब क्या है, अगर किसी बंदे को इंडिया में ओपीसी बनानी है और वो इंडिया का नहीं है तो उसे क्या लेना पड़ेगा, इंडियन सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, तो लिविंग पर्सन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये सारी बातें मैं किस में लिख रहा हूं भैया, प्लस में लिख रहा हूं, मतलब दोनों एक साथ में होनी चाहिए बात। तीसरी जो बात मैं प्लस में लिख रहा हूं कि तीनों बातें एक साथ होनी चाहिए, वो ये कि ओपीसी जब बनाओगे तो इंडियन सिटीजन बनाएगा, इंडियन सिटीजन के साथ साथ उसे एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी, वो पिछले साल में, कौन से साल में, मतलब तुम्हारा ईयर चल रहा फाइनेंशियल ईयर है ना, अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल दिसंबर चल रहा है, तो अपना जो ईयर है ना इसको छोड़ दो, इसके पिछले ईयर में वो इंडिया में 120 दिन स्टे कर जाए। कितने स्टे कर जाए, तो हम मान लेंगे कि भैया वो पिछले साल भी रहा, इस साल भी वो इंडिया में सिटीजनशिप ले रहा है, जिंदा भी है, तो वो इंडिया में क्या कर ले, ओपीसी बना ले, चाहे वो दुनिया में कहीं का भी बंदा हो, इंडिया की क्राइटेरिया पूरा कर दे। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जो पहले आता था, उन्होंने ओपीसी में डिलीट कर दिया हमारे लॉ ने, तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं उससे। वो ये था कि रेजिडेंट, क्या था बाबू, पहले ये हुआ करता था कि वो बंदा इंडिया में रेजिडेंट भी होना चाहिए, अब यहां पर रेजिडेंट की शर्त क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। अब आप इंडिया में रेजिडेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 4 कंडीशन थी, जिंदा, सिटीजन, 120 दिन और रेजिडेंट। अब कितनी कंडीशन रह गई, 3, जिंदा, सिटीजन और 120 दिन। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ पूरी हो जाती हैं तो अब आप 2 चीजों के लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। एक, यू आर एलिजिबल टू ओपन या इनकॉर्पोरेट ओपीसी, और अगली बात, अगर जो बंदा ओपीसी में 100% शेयर होल्डर तो निकल लिया तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, उसका बिजनेस खत्म, सरकार टेक ओवर कर लेगी, नहीं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बिजनेस चला जाता है, जैसे नॉर्मली होता है हिंदू, है ना। छज्जे पे आई थी ना आंटी हमारी, कौन सी, शिवगामिनी, बाहुबली नहीं देखे हो, तो उन्होंने क्या बोला छज्जे पे आके, अगला राजा महेंद्र बाहुबली होगा, जय महेश, याद आया छज्जा वो, चलो अमरेंद्र महेंद्र जो भी था तो बच्चा ना हाथ में, बाहुबली थोड़ी उठा रखा था, वो छोटा बच्चा था ना, वो व्हाइट कपड़े में लिपट रहा था, जो छज्जे पे आई थी आंटी जी, है ना। तो भाई वो अब जो अमरेंद्र महेंद्र बाहुबली जो भी है, जो छज्जे पे बोल दिया गया, उसे बोलते हैं उत्तराधिकारी। अब वो तो आंटी जी ने छज्जे पे चिल्ला दिया, जिन्होंने सुना सुन लिया, नहीं सुना उनको भी कह दिया कि भैया देखो तुम्हारी गलती है, तुमने सुना क्यों नहीं। अब ऐसा हम छज्जे पे चिल्ला नहीं सकते ना, अगला ओपीसी का मालिक मेरा छोटू होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, ठीक है। तो भैया लोग मानेंगे नहीं, इसलिए जज साहब ने बोला अपना नाम दर्ज करा लेना एज अ नॉमिनी। क्या करा लेना, एक नॉमिनी, और नॉमिनी के साथ भी यही कंडीशन है, नॉमिनी लिविंग बंदा होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, स्टे होना चाहिए। मरने के बाद मिलेगा ना, निकल लिया तो निकल लिया बेचारा, नॉमिनी क्यों रिपीट है, नहीं फंसेगा, जिन नॉमिनी तब आएगा जब वो मर जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये बातें कुछ लिखी है मजेदार जो एग्जाम में आ जाती है, केस स्टडी कैसे बनेगी समझ जाओगे, है ना, कि एक बंदा XYZ बंदा था, वो इंडिया में आया, वो नॉमिनी, वो क्या करना चाहता है, ओपीसी खोलना चाहता है, तो आपको पता होनी चाहिए उसकी तीनों बातें पूरी है, तो वो क्या खोल सकता है, ओपीसी खोल सकता है, ठीक है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली जैसे मैं बताता हूँ, मान लो अब तो खैर अक्षय कुमार इंडियन सिटीजन हो गए, पहले अक्षय कुमार है जो इंडियन सिटीजन नहीं है, पर वो लिविंग बंदे हैं, वो कई सालों से इंडिया में रह भी रहे हैं, तो क्या वो ओपीसी खोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो सिटीजनशिप किसकी है उनके पास, कनाडा की है, तो वो ओपीसी नहीं खोल सकते इंडिया में, ना वो नॉमिनी बन सकते, समझ में आ रही बात। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, जैसे अक्षय कुमार पे बना दिया, आ चुका है अक्षय कुमार पे क्वेश्चन आज से कई साल पहले, है ना, ठीक है। अब देखो ये लिखी बात, समझ गए लॉजिक। अब ये जो बातें लिखी है वही लिखी, ओपीसी जो होगी उसको जो दर्जा दिया जाएगा, उसको जो काबिलियत दी जाएगी, उसके जो फीचर्स दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे प्राइवेट कंपनी, किसके, यानी कि ओपीसी को शेयर मार्केट में लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अनलिस्टेड कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी कही जाएगी, लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं कही जाएगी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है,
नहीं रे, कर दी ना 11 12 बेकार। जिसमें जनता का पैसा लगा होता है तभी तो पब्लिक नाम देते हैं। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? जिसमें कुछ ही लोगों का पैसा लगा होता है, जैसे आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसमें जनता का पैसा नहीं लगा हुआ है ना, सिर्फ पराग सर उनके जो 2 4 लोग जानने वाले उनके। पब्लिक का मतलब रिलायंस, जनता कोई तुम खरीद लो, हम खरीद लें शेयर, ठीक है। तो इसलिए ओपीसी की जनता का पैसा नहीं लगता, इसलिए उसको क्या दर्जा दिया गया? कितने मेंबर होंगे? 1। अब इसके कुछ पॉइंट्स हमने जैसे एग्जाम में लिखे हैं बिल्कुल वैसे हमें एग्जाम में लिख के आने। एक ही बंदा होगा, मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ नहीं होती, यानी 1 रुपए से आप कंपनी शुरू कर सकते हो। कितने रुपए से बाबू? मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी खोलने तो तुम्हें 10 लाख रुपए दिखाने, कैश टू कैपिटल डालना ही डालना, नहीं, सीधा 1 रुपए की एंट्री डालो। क्या? कैश टू कैपिटल 1 रुपया, ठीक है ना। हमारी सरकार कह रही है हमें कंपनी खोलने के लिए हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है, 1 रुपए से आप क्या कर सकते हैं? इंडिया में कंपनी खोल सकते हैं, ठीक है। सबसे खतरनाक बात जो ये है, अगर ओपीसी में जिसके पास 100% शेयर होल्डर है वो निकल लिया तो क्या करना पड़ेगा? नॉमिनी देना पड़ेगा। हु शैल बी इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ इन कैपेसिटी बिकम द, तो वो इसका मतलब ओपीसी शैल नेम मतलब क्या बनाए? नॉमिनी बनाए। नहीं है तो ओपीसी बनेगी ही नहीं। ओपीसी बनाने की पहली शर्त ही क्या है? फॉर्म भरोगे तो नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। नॉमिनी तुम्हारा पड़ोसी भी हो सकता है, रिश्तेदार जरूरी नहीं है ना। अपनी एक्स को बना दियो भाई नॉमिनी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट, कोई भी हो सकता है। यानी नॉमिनी में कोई रिश्तेदारी नहीं चाहिए। कई बच्चों को लगता है नॉमिनी मतलब घर परिवार के लोग, ऐसा नहीं है। नॉमिनी मतलब लिविंग पर्सन होना चाहिए, पारिवारिक का कोई लेना देना नहीं, जैसे सामने बोला है ना, राइट। उससे क्या ले लेना बाबू? रिटर्न कंसेंट ले लेना कि भैया मैं तुम्हारी कंपनी में नॉमिनी बनने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। अच्छा, पता लगा पिताजी ने अपने बेटे को नॉमिनी बना दिया, नहीं बेटा तैयार भी हो गया, बेटा तैयार हो गया है ना, बाद में पिताजी से झगड़ा हो गया। पिताजी कह रहे ज्यादा मत बोल, है ना, पाल पोसा तो तुझे मैं नहीं है ना, और आगे भी मेरे बिजनेस पे पलेगा तू। दिल पे लग गई बात उसके। किस पे लग गई? उसने बोला पापा अब मैं खुद अपना कुछ करके दिखाऊंगा, है ना। आपके बिजनेस से क्या लेता हूं मैं? हाँ, एग्जिट लेता हूं आपके बिजनेस से मैं। हाँ, आप भी टुच्ची बात कर दी आपने, ऐसा बोल दे, दिल पे लग गई बात है। मम्मी रो रही है, बाप बेटे में लड़ाई, मम्मी आज रहन दो मैं खुद करके दिखाऊंगा, रहन दो। पापा को कह दो कि जिसको अपना बिजनेस नाम करना है कर दो, मैं खुद करूंगा। तो अब नॉमिनी के पास भी पावर दे दी कि वो अपनी कंसेंट क्या कर सकता है? मुझे नहीं बनना पापा, है ना, समझ आ गई ना बात। अब एक दिन उल्टा भी तो हो सकता है, बेटे ने बाप से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, पिताजी का कह रहे हैं फालतू नहीं बोल रहा, तू फालतू नहीं बोल रहा, अभी बताता हूं तेरे को, ठीक है। तो क्या हुआ? पिताजी जब उल्टा सीधा बोले कमरे में चले गए। सुबह जब आंख खुली तो मैसेज पड़ा था एक, ठीक है, रजिस्ट्रार आरओसी से मैसेज पड़ा था, तुम्हारा नाम नॉमिनी से सुलटा दिया गया है, जहां लेटे हो वहीं लेटे रहो। और दूसरी कंसेंट ही क्या है? 100% मेरा शेयर है, मैं निकाल देता हूं तुम्हें, ये लिख की बात। मेंबर ऑफ इसी में एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन, है ना। बस कंपनी को नोटिस जाना है, और कंपनी क्या करेगी? रजिस्ट्रार को बता देगी कि उसका नाम काट के नया नाम डाल दो। तो सुबह जब सो के उठोगे, सुबह उठने का मतलब है कि अगले एक आध दिन जब बीतेंगे तो मैसेज आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। बहुत बंदा था ना अपने बाप के बिजनेस में, बापू ने तेरे क्या कर दिया, फिर गाना बजेगा बापू तुम तो सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो इसलिए पिताजी लोगों से पंगा नहीं लेने का, है ना, राइट। जैसे ही आपने उसका नाम चेंज किया तो माना जाएगा कि आपने अपने ओपीसी के मेमोरेंडम में क्या किया है? चेंज कर दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चेंज हो गया, नया आप मेमोरेंडम प्रिंट करा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मैंने तुम्हें बताई दी बात, जो सबसे खतरनाक बात है। कौन होना चाहिए आप? सिटीजन, 120 दिन, ठीक है, और नेचुरल पर्सन। आप ओपीसी भी बना सकते हैं, और अगर आप ये तीनों बात पूरी करते हो तो आप नॉमिनी भी बन सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंट का लेना देना कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई? बोलो। अच्छा बताओ, मैं 2 ओपीसी खोल सकता हूं क्या? 2 ओपीसी नहीं खोल सकता। तो 2 दुकान पे एक साथ कैसे बैठूंगा? ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, चलाने वाला कौन है? एक ही बंदा है, तो एक बंदा 2 दुकान पे कैसे बैठ जाएगा?
तो जज ने बोला होशियारी मत दिखाओ, नो पर्सन इज एलिजिबल टू अनकॉर्पोरेट मोर देन, एक से ज्यादा एक बंदा एक ही ओपीसी खोल सकता है। दूसरा, अगली बात, अब खुद सोच के बताओ, क्या मैं अगर नॉमिनी बनना चाहता हूं तो मैं 2 ओपीसी बन जाऊं नॉमिनी, पापा की ओपीसी में भी और ताऊ की ओपीसी में भी? क्यों नहीं बन सकता? उनके अल्लाह को प्यारा होने के बाद मैं 2 दुकान पे कैसे बैठ जाऊंगा? तो जज साहब ने बोला सेम बात, नॉमिनी भी आप एक ही ओपीसी बन सकते हो, 2 ओपीसी में नहीं बन सकते। 2 दुकान एक साथ कैसे चला लोगे भाई? अपनी मर्जी से, और पिताजी हटा भी सकते हैं। नहीं नहीं, तो उसके बाद नया नॉमिनी उसके साथ ही अपॉइंट करना पड़ेगा ना। तुरंत। नहीं नहीं नहीं, कंपनी बंद होगी तो फिर वो पढ़ेंगे फाइनल में क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, डेटर का पैसा मर जाएगा, क्रेडिटर्स का। हाँ देखो, ओपीसी कैन नॉट इनकॉर्पोरेट और कन्वर्ट इनटू सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी को आप सेक्शन 8 की कंपनी नहीं बनाते। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, आगे पढ़ेंगे भी। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, आगे पढ़ेंगे भी। सेक्शन 8 कंपनी होती है हमारी एनजीओ कंपनी। कौन सी कंपनी होती है? एनजीओ कंपनी होती है सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है अभिषेक भैया, समझ गए? है ना? ठीक है सर। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे बाद में, चिंता मत करो ना। तो सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती कि भैया मैं ओपीसी बनाऊंगा और किसी काम, धर्म कर्म का काम करूंगा, सेवा का काम करूंगा, नहीं। ठीक, ओपीसी का मतलब है क्या करना है? बिजनेस ही करना है। ओपीसी का मतलब क्या करना है? बिजनेस ही करना है। एक लाइट बंद कर देना, देखो प्रोजेक्टर बंद मत करना है ना। लाइट चलेगी क्या? ठीक, बंद कर दो बस, बस ठीक है। ठीक है, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन तो दिख रही है ना। अगली बात, बच्चा ओपीसी खोल सकता? बच्चा नहीं सर, बच्चा नहीं खोल सकता भाई, बच्चा तो माइनर है। माइनर कभी भी कोई भी काम नहीं कर सकता क्योंकि सिग्नेचर वैलिड नहीं होते ना उसके, माइनर के। ठीक है, ओपीसी को अगर आपका मन कर रहा है कि भाई ओपीसी मैंने बड़ी कर ली है, अब मुझे क्या कहते हैं कुछ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो ओपीसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो प्राइवेट में भी और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनजीओ में नहीं बदल सकते आप। ठीक है, राइट। और एनबीएफसी बिजनेस नहीं करना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं करना। एनबीएफसी मतलब जैसे किसी को लोन दे दिया, म्यूचुअल फंड, जैसे बजाज फाइनेंस वाले नहीं करते, हर मोबाइल के बाहर लिखा होता है बजाज फाइनेंस, है ना, कि भैया मोबाइल लोन पे लेना है तो क्या ले लो, बजाज फाइनेंस से फाइनेंस करा लो। तो ये वाले काम नहीं करने, तो एक ही मेंबर होगा, वही डायरेक्टर होगा। समझ में आ गई बात? नहीं, निकल लिए पिताजी तो गेम ओवर। तो माइनर बना भी नहीं सकता, नॉमिनी भी नहीं बन सकता। अब अगली मजेदार बात सुनो ध्यान से, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, सबसे पहले देखो पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, जो सस्ता नशा करके, है ना, जैसे तुम लोग बैठे रहते हो सस्ता नशा करके, यहाँ ऐसी कई बार जज भी सस्ता नशा करके बैठे रहते हैं। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। बोलो भाई, गीला कौन नहीं होता? गीला कौन होता है? वही कहानी है। और सूखा कौन है कि नहीं बात? ये होता है इजी लाइफ, है ना, इजी लाइफ। ऐसी डेफिनेशन तो कितनी बढ़िया बात है ना। एग्जाम में नंबर आएगी डेफिनेशन भी तो आराम से लिख भी पाएंगे। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन आ गई, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में लिख दो, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। है कि नहीं बात? तो बात खत्म हो गई, है कि नहीं बात? तो फिर तो खेल खत्म हो गया। क्यों इतनी लंबी चौड़ी ओपीसी की लिख दी? ओपीसी में लिख देते ओपीसी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, खेल खत्म, एक लाइन में डेफिनेशन खत्म। ठीक है, तो जज साहब ने बोला पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल वही होती है जो हम बताएंगे। आपके कितनी बता रखी है अभी? 1 रुपया, है ना, राइट। 1 रुपये से कंपनी खोल सकते हो आप। हाँ, पब्लिक कंपनी में 1 रुपये से प्राइवेट कंपनी बना लो, 1 रुपये से पब्लिक कंपनी बना लो, 1 रुपये से ही ओपीसी बना लो, कोई दिक्कत नहीं।
है ना। तो वही स्कीम है, सरकार की अपनी स्कीम है, तुम बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखो ये वाली बात अभी बताऊंगा जब मैं होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ाऊंगा, अभी इसको पेंडिंग रखते हैं ना, इसको पेंडिंग रखते हैं। पब्लिक कंपनी कौन होती है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। इसका मतलब क्या है? शेयर्स क्या होंगे? इजीली ट्रांसफरेबल होंगे, शेयर मार्केट खुलनी चाहिए। जैसे भाई आज का दिन है, शेयर मार्केट खुली है ना, सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक शेयर मार्केट खुलती है। क्या करने का? 3:30 बजे तक कभी भी किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लो, किसी भी कंपनी का शेयर बेच दो। इसे बोलते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल। नहीं, अब 9:15 से 3:30 ही है, पहले 3 थी 3:30 कर दी है ना। अगली बात, कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं चाहिए। सोलोमन के चक्कर में तुम्हें पता लग गया मिनिमम कितने लोग चाहिए और मैक्सिमम, यानी पूरी दुनिया में से कितनी ही जनता क्या कर सकती है? शेयर खरीद सकती है। ठीक है ना, राइट। सब्सिडरी वाला भी बताऊंगा क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं सब्सिडरी होती क्या, तो उसके साथ ये बात इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है भैया, पब्लिक कंपनी समझ आ गई। यानी पब्लिक कंपनी कोई डेफिनेशन नहीं है कि क्या लिखना है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, बोलो भैया। यानी कि पब्लिक कंपनी का कोई लोचा नहीं है, जो मसला है समझने का वो किसका है? प्राइवेट कंपनी का है। अब सुनना ध्यान से, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, होश में सुनना। प्राइवेट कंपनी बिल्कुल सिंपल, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो प्रिस्क्राइब है। अभी तक कोई प्रिस्क्राइब नहीं है तो कितने रुपए प्रिस्क्राइब मानते हैं? 1 रुपया। विच बाइस आर्टिकल, जो अपने आर्टिकल में, देखो कंपनी के 2 खतरनाक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो तुम बचपन से जानते आ रहे हो, एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल। ठीक है, जिसके आर्टिकल में लिखा होता है कि वो अपने शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कि आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड तो कल को मैं रातों रात शेयर बेच के भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं है ना, राइट। मैं अपने शेयर्स को बिना पूछे बिना कंसेंट के नहीं बेच सकता कि मार्केट खुल रही है बेच दिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही लिस्ट होती है मार्केट में, प्राइवेट कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होती। और लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे भैया? 200। याद आ गई बात, 11वीं 12वीं पढ़ते आए हो, ठीक है ना। तो मिनिमम कितने चाहिए होते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। यानी प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 2 शेयर होल्डर चाहिए, और मैक्सिमम कितने शेयर होल्डर इकट्ठे कर सकते हो? 200। ठीक है, अगर एक या एक से ज्यादा बंदे ने एक ही शेयर होल्ड कर रखा है तो उन्हें क्या माना जाएगा? सिंगल। तो सिंगल है ना तुम भी, तो ऐसे तुम्हारी तरह क्या माना जाएगा? सिंगल मेंबर। मतलब जैसे मैंने और मेरे भाई ने एक शेयर होल्ड कर रखा है प्राइवेट कंपनी का, कर सकते हैं, हाँ ठीक है कर सकते हैं, तभी तो लिखा है, वरना लिखते नहीं ना लॉ में। ठीक है, जैसे तुमने बिटकॉइन देखा होगा ना, सुना होगा, तो बिटकॉइन तो आधा भी खरीद सकते हैं, 5.5 भी खरीद सकते हैं। अब बिटकॉइन चल रहा है मान लो 50 लाख का, तो मैं एक खरीदूंगा तो 50 लाख नहीं मेरे पास, मैं तो 10,000 खरीदना चाहता हूं तो खरीद लो। ऐसी शेयर्स फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकते कि आप कहते हो मैं रिलायंस का आधा शेयर खरीदना चाहता हूं, इंडिया में नहीं चलता। यूएस में आधा शेयर खरीद सकते हो आप, तुम कहते हो कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट का आधा शेयर खरीदना, खरीद दो, इंडिया में नहीं चलता। लेकिन इंडिया में खरीदना तो एक शेयर है, उसके 2 मालिक हो सकते हैं। बात वही कैसे हो गई? खरीदा तो एक ही शेयर है ना, हाँ मालिक 2 हो गए, हाँ तो उन्होंने कहा 2 मालिक कर लो लेकिन आधा नहीं बिकेगा, तो ये लिखी बात। अगर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होल्ड करते हैं एक शेयर जॉइंटली, कैसे होल्ड करते हैं बाबू, तो उन्हें एक ही माना जाएगा। मतलब मैं और मेरे भाई ने अगर एक शेयर ले रखा है तो हम दोनों को क्या माना जाएगा? 1 पर्सन, 1 मेंबर। हमारी 2 वोटिंग नहीं हो जाएंगी, अगर 2 वोटिंग होने लगे तो फिर तो खरीद लो बहुत सारे मिलके। हाँ नहीं, डीमेट की जरूरत नहीं है ना इसमें, प्राइवेट कंपनी है भाई ये, पब्लिक कंपनी में होती है डीमेट की जरूरत, हाँ इसमें नहीं हो सकता। तो भैया मैंने और मेरे भाई ने अगर एक आरकेजी का एक शेयर मिलके खरीद लिया, जब वोटिंग होगी, ये वोटिंग का ही खेल है सारा। वोटिंग में क्या बोलेंगे कि भैया हमारे 2 वोट हो गई, जज साहब कह रहे पागल हो रहा है, फिर 10 मिलके खरीद लो तो 10 वोट हो गई। जज साहब ने कहा नहीं, एक शेयर मतलब 1 वोट। मैंने पहली क्लास में बताया था 1 हैंड 1 वोट नहीं है, 1 शेयर 1 वोट है। याद आई बात? रिलायंस वाले कह रहे हैं पाकिस्तान में जियो खोलेंगे, ठीक है ना, तो मैंने एक डायलॉग बताया तुम अंग्रेजों का, वोट नॉट बाय हैंड बट वोट बाय शेयर। तो 1 करोड़ लोग इकट्ठे कर लो तो भी वोटिंग नहीं है, क्योंकि हाथ से वोट नहीं होती है। तो ये वो कॉन्सेप्ट। अगली बात, सबसे खतरनाक बात जो ऑनलाइन वाले भी होश में सुनेंगे, सर
है ना। जो खतरनाक बात एग्जाम में क्वेश्चन बन के आती है, केस स्टडी बन के आती है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये वाली बात तो समझ में आ गई। तो जनता से आप क्या नहीं कर सकते, जनता से पैसा नहीं मांग सकते कि भाई हमारी सिक्योरिटी लिस्टेड, ऐसा तो हो नहीं सकता। सबसे खतरनाक बात जो है वो यही है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट, जो बंदा एम्प्लॉय है, जो बंदा एम्प्लॉय है वो बंदा, ठीक है, साथ की साथ, चलो पहले पढ़ लो, जो पर्सन एम्प्लॉय है और वो प्राइवेट कंपनी के शेयर लेता है तो उसे मेंबर नहीं मानना, उसे शेयर होल्डर नहीं मानना, उसे एम्प्लॉय मानो, शेयर होल्डर मत मानो, है कि नहीं बात, राइट। क्योंकि वो शेयर होल्डर नहीं है ना, वो एम्प्लॉय है, उसे तो बस शेयर दे दिए, तो उससे वोटिंग नहीं कराएंगे, मतलब उसे है शेयर होल्डर बन सकता है पर उसे शेयर होल्डर माना नहीं जाएगा। रीजन बीइंग ताकि वो डिसीजन में ना आए, डिसीजन में उसे मालिक की तरह ना माना जाए, उसे एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाए। एम्प्लॉय को एम्प्लॉय बनाओ, मालिक को मालिक बनाओ। हाँ वही तो पढ़ रहे हैं, हाँ तो पढ़ तो रहे भाई, पढ़ तो लो पूरी बात। देखियो गाड़ी स्टार्ट करनी, चलाओ सर, चला क्यों नहीं रहे हो भाई, स्टार्ट तो जान दे, घातक हो चुका है बिल्कुल भाई, सुन नहीं रहे। पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली, फॉर्मली मतलब पहले था एम्प्लॉयमेंट में, इसका मतलब वो रिटायर हो गया। देखिए पर्सन जो पहले एम्प्लॉयमेंट में था, और जब वो पहले एम्प्लॉयमेंट में था तो शेयर होल्डर भी था, है ना, और रिटायरमेंट होने के बाद कंटिन्यू शेयर होल्डर भी है आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसको मैं हिंदी में ऐसे लिख सकता हूं, पहले में क्या था, पहले एम्प्लॉय था और पहले शेयर होल्डर भी था। अब जो पहले एम्प्लॉय था मैंने क्या ले लिया, मैं रिटायर हो गया, लेकिन अभी भी क्या हूं, शेयर होल्डर हूं। इसका मतलब यह था कि भाई मैं आरकेजी में एम्प्लॉय था, है ना, तो मुझे आरकेजी ने शेयर दे दिए 100 कि 100 शेयर ले लो अपने पास। अब मैं जब एम्प्लॉय था तो मैं शेयर होल्डर भी था, तो जब मैं एम्प्लॉय था शेयर होल्डर भी था तो मैं ए पॉइंट में कवर हो गया। तो मुझे वोटिंग में नहीं लेते, वो मुझे मेंबर नहीं मानते कि भैया तुझे हम वोटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, तू एम्प्लॉय है, तू मालिक नहीं है, तो मुझे हटा दिया। फिर मैंने आरकेजी से रिटायरमेंट ले ली, जब मैंने आरकेजी से रिटायरमेंट ले ली तो मैं अभी भी क्या हूं, शेयर होल्डर हूं, तो मुझे तभी भी मालिक का दर्जा नहीं मिलेगा, मुझे भी तभी भी क्या कर दिया, मेंबर से डिलीट कर दिया कि भैया तू पहले एम्प्लॉय था प्लस शेयर होल्डर था, अब तू एम्प्लॉय नहीं है पर तू शेयर होल्डर तो कंटिन्यू कर रहा है ना, तो तू एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाएगा, तुझे मालिक नहीं बनाएंगे, तो मुझे अभी भी 200 मेंबर में इंक्लूड नहीं करें। पढ़ ले जरा एक बार, हाँ वो सब तो मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ बस वोटिंग में ना उसे इंक्लूड किया जाए, इसलिए क्या कर रखा है, उसे शेयर होल्डर, उसे मेंबर नहीं बनाया, ताकि एम्प्लॉय रहे, मालिक ना बने, ठीक है, राइट। एम्प्लॉय को तो यार पढ़ाने तुमने 12th में हमने पढ़ा था, ईसोप बिजनेस स्टडीज में, फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, है ना। एम्प्लॉय को खुश करने के लिए क्या दे देते हैं, शेयर दे देते हैं, है ना, ताकि एम्प्लॉय के अंदर लॉयल्टी, ईमानदारी बनी रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे मालिक बनाने का दर्जा दे दोगे तुम, स्वेट इक्विटी शेयर, है ना, स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे मालिक बना रहे हो, तुम उसको बस ये कह रहे हो कि भाई तू ईमानदारी से काम करता रहे, तेरा पैसा बनता रहेगा, बेच दिए भाई बेच दे, है ना। अब सबसे खतरनाक बात, क्वेश्चन समझना ध्यान से, जो तुम्हारे एग्जाम में आया, जो तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले से पिछले अटेम्प्ट में, शायद मई वाले अटेम्प्ट में आया था, सुनना ध्यान से। अब मान लो एक भाई कंपनी है, उस कंपनी के एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, ठीक है, वो जॉब करते हैं प्लस वो क्या है, शेयर होल्डर भी है, ठीक है। कंपनी हैज टोटल 300 मेंबर, कितने शेयर होल्डर हैं,
300 मेंबर, ठीक है, बात समझ में आई? हाँ प्राइवेट कंपनी है, सुन तो लो बात, एक प्राइवेट कंपनी है जिसके 300 मेंबर हैं, उसके 80 मेंबर जॉब करते हैं और शेयर होल्डर भी हैं, लेकिन वो जॉब भी करते हैं। 20 मेंबर, 20 लोग मेंबर हैं पर क्या हो चुके हैं? रिटायर हो गए। क्वेश्चन समझ गए? इज इट वैलिड प्राइवेट कंपनी और नॉट? क्या वैलिड प्राइवेट कंपनी है या नहीं है? व्यू भैया सी इंटर में पढ़ोगे, छोड़ दो भी। स्वेट इक्विटी का मतलब होता है अपने एम्प्लॉय को शेयर दे देना। वैलिड है या नहीं है? सिंपल सवाल है, बताओ कैसे वैलिड, कैसे निकाला तुमने वैलिड? टोटल 300 थे, 300 में से एम्प्लॉय काट दो, एम्प्लॉय माइनस कर दिए, उसमें से काट दो कितने? जो शेयर होल्डर भी हैं और रिटायर हो गए। लेकिन जब शेयर होल्डर थे, अभी भी हैं, थे और हैं लेकिन रिटायर हो गए, तो 20 माइनस कर दो जो शेयर होल्डर थे प्लस शेयर होल्डर है लेकिन रिटायर हो गए। अब टोटल कितने आ गए? तो 200। अगर आपके 200 बैठ रहे हैं तो आप क्या हैं? वैलिड प्राइवेट कंपनी। समझे बात? अच्छा, अगर मैं इस 20 को 30 कर दूं तो आप क्या बोलोगे? नॉट अबे हाँ वैलिड, तो भी क्या है? 200 से कम हो गए, वैलिड प्राइवेट कंपनी। अगर मैं 80 को 50 कर दूं तो तब आप क्या होगे? नॉट अ वैलिड प्राइवेट कंपनी, 200 से ऊपर कूद जाएंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया? इसी में दूसरा क्वेश्चन, होश में सुनना मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे। 20 मेंबर जो थे, है ना, 20 मेंबर पहले क्या थे? 20 मेंबर एम्प्लॉय थे, रिटायर हो गए, यानी ही लेफ्ट द कंपनी, ऐसे लिखा आएगा एग्जाम में, ही लेफ्ट द कंपनी, रिटायर लिखा नहीं आएगा ना, रिटायर हो गए। उनके पास शेयर भी थे, उनके पास शेयर भी थे। देन सच 20 मेंबर सोल्ड द शेयर्स, बेच दिए सारे। देन आफ्टर अ मंथ अगेन बाय द शेयर। अब बताओ क्या वो वैलिड कंपनी है या नहीं है? और धन वाले से पूछ लेता हूं, होश में बता देना भाई ये सवाल। ओ भी भैया ठीक है। क्यों खरीद क्यों नहीं सकते? अब मेरे पास शेयर नहीं आरके जी के, मैं कह रहा हूं मेरे को बेच दो, इसमें क्या है? क्या लगता है? आंसर दो। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मतलब फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर वैसे तो बेच सकते हैं आपसदारी में। मार्क जनता में ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ कि भैया मैंने, हाँ सही बात है, मैंने कह दिया भाई किसी XYZ तमिलनाडु के बंदे को ले ले शेयर, ऐसे नहीं। आपसदारी में कोई तैयार तो खरीद लो। नहीं नहीं नहीं, किसी को भी बेच दो, कोई जानकारी का तो हो। मतलब फ्रीली ट्रांसफर का मतलब होता है डीमैट अकाउंट से शेयर मार्केट में ट्रांसफर नहीं होते, पूछ के बेचने पड़ते हैं। अगर तुम शेयर बेच रहे हो प्राइवेट कंपनी के तो तुम्हें पूछ के बेचना पड़ेगा डायरेक्टर से, कंपनी के डायरेक्टर हो गए, कंपनी के और मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे लिखवाना पड़ेगा। सब पढ़ोगे सीए इंटर में, अभी तो ये बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं तुम्हें। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वैलिड प्राइवेट कंपनी है, कुछ कह रहे हैं नहीं है ना। हाँ दीदी बोलो, नहीं है? हाँ पीछे इधर है, 2 बालक कह रहे हैं, बाकी बालक कह रहे हैं नहीं है। अब सुनो ध्यान से, पहले लिखते हैं 300। 300 में तो वो काट दो जिन्हें, जो एम्प्लॉय है और शेयर होल्डिंग ले रखी है, वो तो निकल लिए। सुन तो लो बात। अब मुझे उन 20 शेयर होल्डर का हिसाब किताब करना है जो
बोलो। अब ये 20 शेयर होल्डर थे, सुनो ध्यान से, ये 20 शेयर होल्डर थे जो क्या थे, एम्प्लॉय थे और शेयर होल्डर भी थे, तो इनको मैं कंसीडर कर लेता हूं। लेकिन जब इन 20 शेयर होल्डर ने शेयर बेच दिए, है ना, 20 शेयर होल्डर ने शेयर बेच दिए, 20 शेयर होल्डर ने शेयर बेच दिए, तो अब वो क्या बताओ, जब उन्होंने शेयर बेच दिए, क्या अब वो एम्प्लॉय हैं जब उन्होंने बेचे? क्या शेयर होल्डर है? नहीं, बेच दिए तो शेयर होल्डर क्यों है? शेयर होल्डर भी नहीं है। सुने बात, अब मामला हो गया जीरो सन्नाटा। अब मैं एक ऐसा एम्प्लॉय था जो पहले आरकेजी का एम्प्लॉय भी था और शेयर होल्डर भी था, मैंने रिटायरमेंट ले ली, अब मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, मैंने शेयर भी बेच दिया, मैं शेयर होल्डर भी नहीं हूं, अब मैं हो गया जीरो। फिर 1 महीने बाद मैंने आरकेजी के शेयर ले लिए, तो मैं उनका क्या बन गया? नया ताजा शेयर होल्डर, जो ना एम्प्लॉय है ना शेयर होल्डर है, बस मैं अलग से शेयर होल्डर बन गया। तो वो तो शेयर होल्डर कैटेगरी में आएगा ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब टोटल कितने हो गए? बोलो, 220 शेयर होल्डर हो गए। वैलिड और नॉट वैलिड? नॉट वैलिड। तो वैलिड 200 तो वैलिड है, 200 तो वैलिड है नहीं? अरे नहीं हो तो दीदी ऐसे कैसे कहते हो? तुम्हारा एक्स, तुम्हारा वाई कैसे बन जाएगा? एक्स तो एक्स है ना, हो या पर्सनल लेवल पे बताऊं मैं अब सुनो ध्यान से, इधर गाय भैंस मत उड़ाओ, पहले लॉ को पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद एक चीज दो चीज तो सी इंटर फाइनल के लिए छोड़ दो, है ना। गाय भैंस मत उड़ाओ वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है जो बच्चा एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाता। रीजन, बच्चा रट लेता क्या, ये भाई इक्वेशन रट लूंगा, ये टोटल मेंबर माइनस एम्प्लॉय माइनस एक्स एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर, है ना, एक्स एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर, एक्स एम्प्लॉय प्लस, ठीक है भाई, एक्स प्लस शेयर एक साथ होना चाहिए ना, ठीक है, एक्स प्लस शेयर एक साथ होना चाहिए। ये जो 20 लोग हैं इसमें तुम क्या एक्स एम्प्लॉय हो? है ना, मान लो एक्स एम्प्लॉय तो थे तुम पहले, लेकिन क्या तुम्हारे पास शेयर होल्डर है? भी नहीं है, शेयर्स है नहीं है। इसका मतलब जैसे ही तुमने उन शेयर्स को बेच दिया, तुम आजाद हो गए। किससे? प्राइवेट कंपनी की परिभाषा से। प्राइवेट कंपनी की परिभाषा में कौन से एक्स और शेयर होल्डर है? जो एक्स एम्प्लॉय थे और कंटिन्यू शेयर होल्डर है। कंटिन्यू शेयर क्या है? लेकिन अगर तुम एक्स एम्प्लॉय थे और तुमने शेयर होल्डिंग छोड़ दी तो तुम प्राइवेट कंपनी की परिभाषा से मुक्त हो। अब तुम इस परिभाषा में नहीं आते, अब तुम क्या हो गए? प्योर शेयर होल्डर हो गए, इस मालिक बन गए अब तुम। इसलिए खतरनाक वर्ड बाबू पता क्या है? खतरनाक वर्ड वो नहीं जो तुम इस डेफिनेशन में समझ रहे हो, खतरनाक वर्ड है बाबू ये। सिर्फ इस एक शब्द से क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं से है। समझ रहे हो बात को? जब तुम कंपनी में थे तो तुमने 100 शेयर ले रखे थे, जब तुमने कंपनी छोड़ी तुमने वो 100 शेयर ले रखे हैं, तो तुम कंटिन्यू शेयर होल्डिंग में हो। जब तुम कंपनी में थे तुमने 100 शेयर ले रखे थे, जब तुमने कंपनी छोड़ी तो तुमने 100 शेयर ले रखे थे, उसे बेच दिए। अब तुमने बेचे थे तो तुम कंटिन्यू में नहीं हो, कंटिन्यू में नहीं हो तो तुम्हारे ऊपर ये परिभाषा नहीं लगेगी, तुम शेयर होल्डर माने जाओगे, तुम एक्सक्लूजन में नहीं आओगे, शैल नॉट में नहीं आओगे। समझ गए क्वेश्चन खतरनाक? भाई ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 तो उड़ जाते हैं बच्चों के एग्जाम में। समझिए केस स्टडी कैसी बनेगी? केस स्टडी लिखने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया तो पहले क्या लिखूंगा? पहले लिखूंगा प्रोविजन ये और ये तहजीब से, फिर लिखूंगा एनालिसिस। इन द प्रेजेंट केस, है ना, अ प्राइवेट कंपनी हैविंग 300 शेयर होल्डर, 80 इज एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डिंग, 20 इज एम्प्लॉय बट नॉट कंटिन्यू, 20 इज एक्स एम्प्लॉय बट नॉट कंटिन्यू शेयर होल्डिंग। क्या वर्ड लिखना पड़ेगा? नॉट कंटिन्यू। If the shareholding is not continue after retirement, then it will be considered as a shareholder or member. अगर आपने कंटिन्यू नहीं कर रखा तो फिर आप क्या बन गए? फिर आप एम्प्लॉय नहीं हो, फिर आप क्या बन गए? मालिक बन गए। तो you will be treated as a मालिक, और मालिक बन गए तो कितने हो गए? 220। वैलिड, इट इज नॉट अ वैलिड प्राइवेट कंपनी। यहां वैलिड प्राइवेट कंपनी क्यों है? क्योंकि ये जो 20 लोग थे ये कंटिन्यू शेयर होल्डिंग
में थे, इसलिए इनको मालिक की जगह क्या माना गया, एम्प्लॉय माना गया, मालिक की जगह एम्प्लॉय माना गया। हाँ हाँ नहीं वो हो जाएगा। हाँ 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 नहीं कई बार क्या होता है, हम ये मानते हैं कि 20 जो हमने बेचे हैं वो इन्हीं में से, इन्हीं शेयर होल्डर को बेचे हैं, नए को नहीं बेचे। दूसरे को बेच दिया, वो क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गया। नहीं वो नया बन जाएगा ना। मान लो भाई आरकेजी के शेयर मेरे पास है, मेरे पास आरकेजी के 100 शेयर है, मैं अकेला ही तो हूं मेंबर। शेयर को मिक्स मत करो, मेंबर को देखो, लोग शेयर होल्डर की बात चल रही है। अब मेरे पास आरकेजी के 100 शेयर है, तुम्हारे पास एक भी नहीं है, मैंने तुम्हें बेचे दिए 100 शेयर, तो मैं मेंबरशिप से हट गया, तुम मेंबरशिप में ऐड हो गए, तो वो 20 ऐड हो जाएंगे। नहीं तो मैं ऐड करके रहा हूं इन्हें, समझ में आई बात। भाई मान लो मेरे पास 100 शेयर थे, मैंने तुम्हें बेच दिए, तो मैं अब हट गया शेयर होल्डिंग से, तुम नए मेंबर बन गए, यू आर द शेयर होल्डर, तो फिर 100 मेंबर बन जाएंगे। हाँ तो फिर इनवैलिड, हाँ इनवैलिड प्राइवेट कंपनी, हाँ खत्म हो गई। हाँ और क्या, तो तुम मुझे तो तभी तो क्वेश्चन ऐसा बन रहा है। हाँ हमें तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि वो वैलिड प्राइवेट कंपनी होगी या नहीं होगी, हमें तो क्वेश्चन में ये पूछेगा, समझ गए क्वेश्चन। इसका छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम ये समझ गए ना, तो यही ऐसे ही आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। वो एक भाई वो तो सिंपल सी बात है, वो तो आसान सी क्वेश्चन पूछ रहा है। वो कह रहा है सर मैंने ये जो 20 शेयर है मैंने किसी नए को बेच दिए, किसको बेच दिए भाई, ये जो एक्स एम्प्लॉय थे उन्होंने शेयर बेचे हैं ना, इन्होंने ये शेयर ठीक है अमन को बेच दिए। अब ये सारे शेयर जब अमन को बेचे, तो अमन एक बंदा है ना, तो अमन क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गया नया। तो अब उसकी गिनती में 300 माइनस प्लस 20 माइनस 1 ओ प्लस 1, तो उसको ऐड ऑन कर देंगे, तो 20 नए मेंबर बन जाएंगे। अब ये 20 तो, अरे तुम समझ नहीं रहे, 20 शेयर नहीं है भाई, ये 20 लोग हैं। हाँ तो ऐड कर देना उन्हें, आंसर फिर भी वही आएगा, नॉट अ वैलिड प्राइवेट कंपनी। भाई हमारे यहाँ कितने लोग बैठ रहे हैं अभी, 220, ये कह रहा है मैं और 20 नए जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे, 240। आंसर सेम क्या, आंसर सेम क्या, नॉट अ वैलिड, इनवैलिड प्राइवेट कंपनी। हमें आंसर देना है इनवैलिड प्राइवेट कंपनी। मेंबर अगर 200 से नीचे हो जाते हैं इसकी तरह, तो हमें आंसर क्या देना है, वैलिड प्राइवेट कंपनी। अब 220 हो जाए, 240 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, हमें आंसर देना है नॉट अ वैलिड प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। हमें लोग गिनने, शेयर नहीं गिनने, लोग गिनने, लोग मतलब शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये लॉ ढंग से लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और रिपीट भी हो जाता है। जितनी बातें पढ़ी शॉर्ट में ऐसे समझ लो, कोई मिनिमम कैपिटल नहीं चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। शेयर मार्केट में आप शेयर किसी को यूं ही नहीं बेच सकते, है ना, राइट। इनवाइट भी नहीं कर सकते, आओ मेरी कंपनी पैसा लगाओ, क्योंकि उसके शेयर लिस्ट होने चाहिए। ओपीसी क्या बने, ओपीसी जो होती है वो क्या होती है, प्राइवेट कंपनी का ही उसे दर्जा दिया जाता है। बात समझ आ गई। अगली बात सुनेंगे ध्यान से। अब जज साहब ने, लॉ ने प्राइवेट कंपनी को 2 भाग में बांटा। कितने भाग में बांटा, एक प्राइवेट कंपनी जो हमने पढ़ी, बात समझ में आई, यानी जज ने प्राइवेट कंपनी को 2 भाग में बांटा, एक जर्नल प्राइवेट कंपनी और एक स्मॉल कंपनी। यानी कि एक तरीके से स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी ही होती है, स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन इसका टर्नओवर इतना छोटा होता है कि इसको बोला जाता है स्मॉल प्राइवेट कंपनी। क्या बोल दो, समझ गए ना बात, बोलो भाई क्या बोलेंगे इसको, स्मॉल प्राइवेट कंपनी। देखो क्या लिखा है, ध्यान समझना ध्यान से। अगर किसी भी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, बाबू क्या बोल रहा हूं मैं, इशूड कैपिटल नहीं बोल रहा, सब्सक्राइब कैपिटल नहीं बोल रहा, क्या वर्ड बोल रहा हूं, पेड अप शेयर कैपिटल। अगर किसी भी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 4 करोड़ तक है ना, राइट। और क्या लिखा है,
साथ साथ उसकी टर्नओवर, टर्नओवर कितना है 4 और 40, ये मैच कर लेना 40 करोड़। अगर किसी भी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ है और टर्नओवर 40 करोड़ तक है तो वो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट होने के साथ साथ स्मॉल भी बोली जाएगी। प्राइवेट होने के साथ साथ क्या बोली जाएगी, स्मॉल भी बोली जाएगी। देखो ध्यान से पढ़ते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़ है ना, राइट, और हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। पेड अप शेयर कैपिटल जब शेयर इशू करते हैं ना, तो जब जनता को, जब हम किसी भी बंदे को शेयर इशू करते हैं तो हम 2-3 तरह की कैपिटल बनाते हैं। एक कैपिटल जो मेरी कंपनी की 10 करोड़ है तो मैं उसे बोलूंगा ऑथराइज कैपिटल। 10 करोड़ में से मैंने जो बांटे हैं वो बांटे हैं 4 करोड़ के, तो मैं उसे बोल दूंगा पेड अप शेयर कैपिटल, जिसका पैसा आ गया। बाकी 6 करोड़ सेव रख रखे हैं, जब पैसे की जरूरत होगी जब बांट दूंगा, शेयर इशू कर दूंगा। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 10 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर कितना है 40 करोड़, जो मैक्सिमम कितना आ सकता है 100 करोड़। तो यानी कि इसका कहने का मतलब यह है, सुनो ध्यान से, कि पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ होगी तो आप स्मॉल कंपनी है। 4 करोड़ से ऊपर जब करनी होगी तो लॉ बताएगा कि पेड अप शेयर कैपिटल 6 करोड़ 7 करोड़ पे भी आपको स्मॉल बोला जाएगा। लेकिन वो पेड अप शेयर कैपिटल कभी भी किससे ऊपर नहीं हो सकती, 10 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकती। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर मेरी जो प्राइवेट, मान लो आरकेजी प्राइवेट कंपनी है, आरकेजी का टर्नओवर 50 करोड़ है, अब तो आरकेजी प्राइवेट कंपनी है पर स्मॉल कंपनी नहीं है, क्योंकि आरकेजी का टर्नओवर किससे ऊपर कूद गया 40 करोड़। तो अब आरकेजी क्या है, आरकेजी इज अ प्राइवेट कंपनी बट नॉट अ स्मॉल कंपनी, तो आरकेजी यहां पे आ जाएगी। तो भी वो स्मॉल कंपनी नहीं है। दोनों बातें पूरी करनी है ना, बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर टर्नओवर आपका मान लो 20 करोड़ है तो फिर आप क्या हो, प्राइवेट कंपनी विच इज ऑल्सो द स्मॉल कंपनी। तो आप बोलोगे प्राइवेट कंपनी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्मॉल कंपनी, ठीक है। स्मॉल कंपनी कौन नहीं होगी, होल्डिंग सब्सिडरी कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, ठीक है, याद रखना है बात। एनजीओ कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट में बने हैं वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। जैसे हमारी इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एक्ट पढ़ा बताया था ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी, याद रखिए बात। तो क्या याद रखेंगे, होल्डिंग कंपनी कभी भी क्या नहीं होगी, होल्डिंग सब्सिडरी स्मॉल नहीं होगी, एनजीओ कभी कोई भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं मिल सकता, और स्पेशल एक्ट में जो बनी उनको भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं मिल सकता, ठीक है। अब सर इतनी बातें हमने पढ़ी, होल्डिंग सब्सिडरी एक बार, ठीक है भाई, उनका भी क्या कर लेते हैं, खुलासा कर लेते हैं होती क्या है। रियल लाइफ एग्जांपल तो मैं बताता हूं, ध्यान से देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से देंगे भाई रियल लाइफ। आइए बताता हूं, अभिषेक भैया बताता हूं। ठीक है, विकिपीडिया पे ज्यादातर लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, तो ये देखो ध्यान से क्या लिखा है, पढ़ना जरा। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड इज एन इंडियन टेलीकॉम कंपनी एंड, खतरनाक वर्ड ये है भैया, ये है खतरनाक वर्ड, सब्सिडरी ऑफ जियो प्लेटफॉर्म, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्या है, सब्सिडरी है। इसका क्या मतलब भैया, इस वर्ड का मतलब क्या है, नहीं जियो के में बहुत सारे वो होंगे ना, जियो सावन हो गया, तो जियो प्लेटफॉर्म है उसका है ना। तो चलो एक तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री मान लेते हैं, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री क्या हो गई, सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब क्या है, जो मैं तुम्हें पहले ही बताया था, सब्सिडरी का मतलब है बच्चा कंपनी। कौन सी कंपनी भैया
बच्चा कंपनी। इसका मतलब हुआ ये कि रिलायंस इंडस्ट्रीज या जियो प्लेटफॉर्म ने शेयर ले रखे हैं जियो प्लेटफॉर्म के, और जियो प्लेटफॉर्म ने शेयर ले रखे हैं किसके? किसके? रिलायंस जियो टेलीकॉम के। अब इस रिलायंस जियो टेलीकॉम को सब्सिडरी क्यों बोला जा रहा है? बोलो, सब्सिडरी क्यों बोला जा रहा है? नहीं बाबू, हाँ भूल जा रहे हो तुम, क्योंकि जियो प्लेटफॉर्म ने रिलायंस जियो के मोर देन 50% वोटिंग पावर ले रखी है, यानी कि इक्विटी शेयर ले रखे हैं। क्या ले रखे हैं भैया? वोटिंग कौन करेंगे? इक्विटी, है ना। तो इसलिए जियो प्लेटफॉर्म क्या है? बच्चा कंपनी होगी। कौन सी कंपनी होगी बाबू? और प्लेटफॉर्म क्या हो गया? पापा कंपनी हो गई, है ना। पेट्रोल लगाई बम कैसे फटा, पापा कंपनी हो गई, है ना। अब बच्चा कंपनी को बच्चा कंपनी बोलेंगे तो अंग्रेज लोग नाराज हो जाएंगे ना। तो अंग्रेजों ने इस प्यार को क्या नाम दिया? सब्सिडरी कंपनी। और पापा कंपनी को क्या नाम दिया? पापा है होल्डिंग कंपनी। समझ रहे हो? बात समझ आ गई? अब एक तरीका तो सब्सिडरी कंपनी बनाने का ये होता जो मैंने तुम्हें दिखा दिया। एक और तरीका है किसी भी कंपनी को अपनी सब्सिडरी बच्चा बनाने का, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टाटा इंडस्ट्रीज ने टाटा पावर के शेयर होल्डिंग नहीं ले रखी, लेकिन टाटा इंडस्ट्रीज के पास यह पावर है कि वो टाटा इंडस्ट्रीज वाले टाटा पावर के मोर देन 50% शेयर नहीं, मोर देन 50% डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। यानी कि एक कंपनी के पास दूसरे कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट करने की और उन्हें धक्के मार के बाहर फेंकने की पावर है। तो तुम्हारे पास शेयर हो ना हो, तुम कहलाए जाओगे पापा, तुम पापा कहलाए जाओगे, और ये क्या कहलाया जाएगा? ये बच्चा कंपनी कहलाई जाएगी। दोनों में से अगर कोई भी काम तुम्हारे पास होता है तो तुम क्या हो? पापा कंपनी हो। यानी कि भाई किसी कंपनी के 10 डायरेक्टर हैं, उसमें से 6 डायरेक्टर हटाना और रखना दूसरी कंपनी के हाथ में है, तो वो दूसरी कंपनी क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी बन गई। समझ आ गई बात? समझ गए? तीसरा सवाल, पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब ये बताओ, होश में सुनना जब मैं क्या कह रहा हूं। रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो प्लेटफॉर्म के मोर देन 50% वोटिंग पावर ले रखी है। तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या हो गई? रिलायंस इंडस्ट्री होल्डिंग हो गई। अब जियो प्लेटफॉर्म क्या हो गई? सब्सिडरी हो गई। इसका मतलब जियो प्लेटफॉर्म एक ऐसी खतरनाक कंपनी है जो ये तुम्हारे पापा किसी के बच्चे तो हैं, और तुम्हारे क्या हैं? तो ऐसा है कि नहीं? पॉसिबल हो सकता नहीं हो सकता? तो जज कह रहा है भाई जब इंसानों के साथ ऐसा होता तो कंपनी में क्या दिक्कत है? कंपनी में भी क्या दिक्कत है? रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पापा है टेलीकॉम की और बच्चा है इंडस्ट्री की, क्या दिक्कत है? मैक्सिमम कई सारी बना सकते हैं, नीचे नहीं बना सकते। ऐसे बना सकते हो, ये ऐसे करके, मतलब वाइडर बना सकते हो, नीचे नहीं बना सकते। नीचे 1 या 2 लेवल बस। जियो प्लेटफॉर्म हाँ बस, इसके नीचे नहीं बनाएंगे। अब कितनी बन सकती हैं, फैलाव में भी कितनी बन सकती हैं, ये सब तुम सी इंटर में पढ़ोगे, है ना। क्योंकि अभी अपना कॉन्सेप्ट नहीं है फालतू में ऐड ऑन क्यों करना, राइट। पर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 100 से ज्यादा बना रखी है सब्सिडरीज। नेट पे डालोगे ना सब्सिडरीज ऑफ रिलायंस तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हाँ
सब्सिडरीज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री है ना। देखो नेम ऑफ द सब्सिडरीज, 1 2 लो, ये रही जियो प्लेटफॉर्म, जियो मीडिया, जियो लिमिटेड, जियो थिंग्स, जियो डायल, जियो इंफ्रा, जियो हैप्टेक। अभी अभी लिखेंगे, समझिए कितनी है, कितनी है भाई, 200-300 दिख रही होंगी, है कि नहीं बात। तो सब्सिडी कितनी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, यही मजा है इसमें। टैक्स का भी झोल होता है ना, वो सीखोगे जब तुम सी इंटर फाइनल में आओगे ना, सब्सिडी बना के टैक्सेस कैसे बताए जाते हैं। तो भैया इसमें करो जो झोल करना है, इसमें पूछ लो सवाल जो तुम्हारी खोपड़ी में उपज रहे हैं, है ना, इसमें पूछ सकते हो तुम। हाँ बोलो, इसमें ऐड ऑन कर दो। अब ये बताओ, सुनो, अगला सवाल मेरा ये है कि रिलायंस इज द सब्सिडरी ऑफ जियो, इज रिलायंस इज द सब्सिडरी ऑफ टेलीकॉम। सवाल यह इज रिलायंस इंडस्ट्री इज होल्डिंग ऑफ टेलीकॉम। बोलो नहीं होगी ना, ये सोच के बताओ मुझे, बच्चे का बच्चा अपना बच्चा होगा नहीं होगा, बच्चे का बच्चा अपना बच्चा होगा नहीं होगा। तुम्हारे दादा को क्या बोलते हो, पराए, है ना। और अंग्रेजी में क्या बोलते हो दादा को, क्या बोलते हो, ग्रैंडफादर। पापा क्यों बोल रहे हो उन्हें, तो ग्रैंडफादर बोल रहे हो ना, पापा के से भी ऊपर बोल रहे हो ना, पापा के भी पापा, ग्रैंड पापा, वही तो कॉन्सेप्ट है। बोल तो पापा भी रहे हो ना उन्हें, बोल तो फादर भी रहे हो ना। तो बच्चे का बच्चा अगर अपना ही बच्चा है तो सब्सिडरी की सब्सिडरी भी अपनी ही सब्सिडरी है। और सिंपल सा लॉजिक है, देखो कैसे। इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म को बोला, जो मैं बोलूंगा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, 50% जो ऊपर करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म को बोला, टेलीकॉम को बोल 25 दिसंबर को दुकान खोलनी है, सारी दुकानें खोलनी है इंडिया में। प्लेटफॉर्म कह रहा है टेलीकॉम से 25 दिसंबर को छुट्टी नहीं है तुम्हारी, दुकानें खोलो, है ना। और खुला चैलेंज कह रहा है, ये ऑर्डर इंडस्ट्रीज ने दिया है, टाल देगा जियो टेलीकॉम, नहीं टाल सकता। क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म कह रहा है, और प्लेटफॉर्म ने कितने ले रखे हैं, 50। तो जो प्लेटफॉर्म कहेगा वो टेलीकॉम को मानना है, और जो प्लेटफॉर्म को मानना है वो बात जो इंडस्ट्रीज कह रही है। इनडायरेक्टली कंट्रोल है कि नहीं, तो यानी डायरेक्टली नहीं है ना, इनडायरेक्टली कंट्रोल है, इनडायरेक्टली भी डायरेक्टली की तरह तो हो गया। अब दद्दू ने पापा को बोला, उसको बोल ये काम कर, तो पापा तुम्हें कह रहे हैं कि बेटा दद्दू ने ऐसा बोला है, और दद्दू तेरे को कल से टोकेंगे नहीं, मैं बता रहा हूं, तू ये काम होश में कर ले, ये काम तो मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा, बात खत्म। यानी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी होल्डिंग की सब्सिडरी होती है। इसको अंग्रेजों ने पता कैसे लिख रखा है, सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी इज आल्सो द सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग। पूरी भैया क्या बोल रही है, सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी इज आल्सो द सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग। समझ में आई बात, सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी इज आल्सो द सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग, ये है लॉजिक। आए हाँ वही है भाई, वही है। सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी इज आल्सो द सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। पढ़ा था, फिर मैं क्लास के बाद लेता हूँ डाउट, है ना। सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी इज आल्सो सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। सुनेंगे ध्यान से। रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, पब्लिक कंपनी है, जनता का पैसा लगा है, तो रिलायंस इंडस्ट्री इज पब्लिक कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्री होल्ड्स द 50% वोटिंग पावर इन आरकेजी प्राइवेट कंपनी, क्योंकि आरकेजी तो प्राइवेट लिमिटेड है। पहले मुझे बताओ, क्या आरकेजी बच्चा है या नहीं है, किसका, तो रिलायंस इज द बच्चा कंपनी एंड रिलायंस, ओ आरकेजी इज द बच्चा कंपनी, रिलायंस इज द। अब ये पब्लिक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है। आरकेजी को क्या माना जाएगा, प्राइवेट पब्लिक, गलत जवाब, पब्लिक। अगर पापा क्या है, तो पापा के गुण छीन लोगे, है ना। अब भाई तुम्हारा नाम क्या बताओ, आगे आलोक उपाध्याय। आलोक कह रहा उपाध्याय में मजा नहीं आ रहा, नहीं उपाध्याय में मजा नहीं आ रहा। पापा कह रहा क्या बोल रहा है, होश में नहीं है। पापा उपाध्याय में मजा नहीं आ रहा,
जुगरबर्ग लगाऊंगा। पापा ने बोलिए मैं जमान, पापा सॉरी जमान पे चलती है, काम करता हूँ मस्क का बेटा बन जाता हूँ, आज के बाद आलोक मस्क लगाऊंगा। ठीक है। पापा को बहुत गुस्सा आया कि तेरे दादा ने सुन लिया तो पता नहीं, पापा ने कहा जाते जो मर्जी वो कर ले। अब आलोक ने क्या लगा दिया, मस्क लगा दिया हर जगह, सब जगह कह रहा टेस्ला मेरी है, टेस्ला मेरी, बिटकॉइन मेरे है ना। मैं हूं आलोक मस्क। फॉर्म में भी क्या भर रहा है, 10th की मार्कशीट में क्या है। लेकिन एक दिन पड़ोसी ने बोल दिया उपाध्याय जी का लड़का है ना, मना कर देगा ये, क्या बोलना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना, वही वाली बात है। नाम में भाई मस्क लगा लो, ठीक है, जुबरगर लगा लो, और भैया गेट्स लगा लो, किसी के बेटे बन जाओ। पापा जो है जिन्होंने जन्म दिया वो कौन है, पब्लिक है ना। तो बच्चा कुछ भी कर ले, उसके गुण किसके आएंगे, पब्लिक के आएंगे। बात समझ में आ रही है। वो हाँ पब्लिक की तरह, पब्लिक बनेगी नहीं, पब्लिक की तरह दर्जा दिया जाएगा, यानी उसे काम पब्लिक वाले करने पड़ेंगे। जैसे पब्लिक वाले की क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग ज्यादा है आरओसी में, है ना। प्राइवेट कंपनी को बोला साल में एक बार रिपोर्ट बना देना, पीएनएल बैलेंस शीट। पब्लिक वाले को बोल रहे हैं साल में 4 पीएनएल बैलेंस शीट देनी है, तो इसको भी 4-4 बनानी पड़ेंगी अब। यानी इसके ऊपर वो सारी ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी डाल दी जाएंगी जो है, तो वो प्राइवेट कंपनी, लेकिन काम सारे कैसे करने पड़ेंगे, पब्लिक जैसे। हाँ बस शेयर इशू नहीं कर पाएंगे आप। हाँ वो सब मिलेंगे, वो सब मिलेंगे कोर्ट कचहरी में, वो सारे राइट मिलेंगे। देखो ये बात जो मैंने तुम्हें कही पेंडिंग है, वो देखो ये लिखी बात बाबू, है ना। कहाँ लिखवाई थी पेंडिंग बात, वो स्मॉल कंपनी में नहीं, पब्लिक कंपनी में, ये रही बात। ये पढ़ना जरा, डेटा पढ़िए जरा भाई। ये प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, यानी एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, क्या है, तो एक कंपनी जो सब्सिडरी है किसकी, पब्लिक कंपनी की, डीम टू बी द, उसे भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। यानी सब्सिडरी ऑफ अ, अब इसको इंटरप्रिटेड ऐसे करके लिख दिया मैंने, पढ़ना जरा। सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम टू बी द, पब्लिक कंपनी का बच्चा प्राइवेट होके भी पब्लिक ही माना जाएगा। बोलो समझ गए, समझ गए बात। तो यही तो पढ़ा रहा हूं भाई तुम्हें, नोट कर लिया सारा, सारे तामझाम नोट कर लिए ना, बस इसी पे क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हारे। ये बन गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4। अब जो मैंने डायग्राम बना बना के समझाया है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के आ जाएंगे। फिर करना क्या होगा भैया, क्या करना पड़ेगा, गाने गाने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, प्यार भरे तो गाने तो गा रहे हैं बच्चे, बहुत रोमांटिक है आजकल के, है ना, 11वीं 12वीं स्कूल के। अब देखो, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनीज आर, सस्ता नशा, सस्ता नशा है कि नहीं है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें दूसरी कंपनी सब्सिडरी होती है। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी है सब्सिडरी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसमें दूसरी जियो कंपनीज क्या है, सब्सिडरी है। बेकार की डेफिनेशन, सब्सिडरी पढ़ेंगे अब ध्यान से, है ना, थोड़ी सी टेढ़ी डेफिनेशन लिखिए पर याद करनी पड़ेगी। सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी, होल्डिंग कंपनी है ना, सब्सिडरी कंपनी कौन है, जियो, यहां अदर कंपनी कौन है, रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री। अब पढ़ना ध्यान से, रिलायंस जियो इन रिलेशन टू रिलायंस इंडस्ट्री, है ना, मीन्स अ कंपनी, रिलायंस जियो मीन्स अ कंपनी, या इसको हटाते हैं। अब पढ़ना जरा ध्यान से, सब्सिडरी कंपनी दैट इज रिलायंस जियो मीन्स अ कंपनी इन विच बोले तो जिसके अंदर, जिसमें कंट्रोल है डायरेक्टर का किसी और के पास, या फिर 1/2 से ज्यादा क्या है, वोटिंग पावर है किसी दूसरे के पास। तो रिलायंस क्या रिलायंस जियो क्या मानी जाएगी, सब्सिडरी। रिलायंस जियो सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच, जिसके अंदर 50% की हो या जिसके अंदर हाफ ऑफ द डायरेक्टर की हो, तो वो क्या मानी जाएगी,
सब्सिडरी कंपनी की आप उतनी से ज्यादा लेयर नहीं बना सकते जितनी सरकार ने बताया है। तो यानी कि एक के नीचे एक उतनी नहीं बना सकते आप, वाइडर बना लो जितनी बनानी है ना। अब आती है बात, ये कैसे पता लगेगा मेरे पास कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है? तो ये लिखी बात, डायरेक्टर ऑफ कंपोजिशन का मतलब है अगर किसी और कंपनी के पास अपॉइंट करने की और रिमूव करने की कितनी पावर है, सबकी या मेजॉरिटी। ये तो मैंने लिखा 50% से ज्यादा। अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट करने की, रिमूव करने की मेजॉरिटी ऑफ द पावर है, तो इसका मतलब जो कंपनी के पास पावर है वो कौन है? सब्सिडी होल्डिंग कंपनी, है ना। पढ़ना जरा, ये वाली बात मैंने फिर से बता रहा हूं तुम्हें। प्राइवेट कंपनी विच सब्सिडरी ऑफ, प्राइवेट कंपनी कौन है? आरकेजी। आरकेजी कंपनी जो किसी सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्री पब्लिक कंपनी की, उसे भी क्या माना जाएगा? शैल बी डीम्ड टू बी द, भले ही उसका दर्जा अभी भी किताबों में, खातों में प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसके प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज, जिम्मेदारी पब्लिक जैसी हैं। अगर एक पब्लिक कंपनी को बोला जाता है कि साल में क्वार्टरली P&L सबमिट करना है आपको आरओसी के पास, और प्राइवेट को साल में एक बार, तो आरकेजी को साल में 4 बार करने पड़ेंगे, क्योंकि आरकेजी क्या बन गई है अब? पब्लिक जैसी बन गई। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर, है ना। ऐसी भाई अगला आता है एसोसिएट। क्या भैया, एक मिनट हो जाओ, पहले बताओ एसोसिएट इससे रिलेट करता है। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जो सब्सिडरी तो नहीं है पर मोहब्बत है ना। तुम्हारी तरह, जैसे तुम फ्रेंड जोन में रहते हो ना, मोहब्बत तो है लेकिन दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा। पीले पीले दांत दिखा रहे हैं ना, फ्रेंड जोन वाली कहानी तुम्हारी भाई, मुझे पता है। तो फ्रेंड जोन में जो रहता है ना, जो बेचारा है ना बोल पा रहा, ठीक है, ना कह पा रहा बेचारा, और ना समझा पा रहा, तो ऐसी एक कंपनी है, सब्सिडरी नहीं है वो, सब्सिडरी नहीं है। इसका मतलब अगर मान लो रिलायंस ने फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ले लेते हैं, मान लो जस्ट डायल ले लेते हैं ना, जस्ट डायल तो खैर सब्सिडरी बना दी थी। जस्ट डायल के 25% वोटिंग पावर ले ली, है ना, 25%। एक मिनट देखते हैं, रुको एक मिनट, वोटिंग पावर लिखा है, हाँ वोटिंग पावर है, 25% वोटिंग पावर ले ली, यानी इक्विटी शेयर ले लिए। तो बताओ क्या जस्ट डायल सब्सिडरी हो गई क्या? सब्सिडी तो नहीं है, पर थोड़ा दम तो लगता है ना, वजन तो आता है भाई, 20% होल्डिंग, 25% होल्डिंग, 30% है कि नहीं बात? मोहब्बत तो है लेकिन कह नहीं पा रहे, बिल्कुल सही बात, हाँ कह नहीं पा रहे, बस मोहब्बत के लेवल तक क्या नहीं कर पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे। हाँ, तो जब सामने का इजहार नहीं कर पाओगे ना सामने वाले से, और सामने वाले से इजहार करके भी ये ना हो कि वो मान जाए। सब्सिडरी में तो माननी पड़ेगी बात भाई, सब्सिडरी में तो क्या माननी पड़ेगी, ठीक है भैया, शादी करनी है, तुमने कह दिया शादी करनी है तो माननी पड़ेगी। यहां कह दो, सामने वाला क्या कर सकता है? मना कर सकता है। तो ये फ्रेंड जोन वाला मसला हो गया, कह तो दो लेकिन सामने वाला क्या कर सकता है? मना करता है, फिर बेइज्जती महसूस होगी तुम्हें, भाई यार रिजेक्ट हो गया मामला, इससे बढ़िया क्या करो, कहता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जहां तुम कह तो दो लेकिन रिजेक्शन आ सकता है, वो तुम सिर्फ किस पोजीशन पे हो? एसोसिएट। मतलब तुम्हारा उससे जुड़ाव तो है लेकिन इतना जुड़ाव नहीं है कि सामने वाला तुम्हारी मान ले। समझ गए कंपनी में कैसे होगा? अब तुम, रिलायंस ने जस्ट डायल से बोला 25 दिसंबर को दुकान खोलनी है, तो जस्ट डायल मना कर सकता है, क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ उसे कितना % बोला है, अभी भी 75% वो कहीं और से पूछेगा, इन्फ्लुएंस कहीं और से होगा। यानी तुम यहां पे क्या हो? एसोसिएट हो, से सलाह दे सकते हो, मनवा नहीं सकते। सब्सिडरी के लिए तो माननी है, सलाह दे सकते हो। बोलो भैया। अब ये परसेंटेज कितनी बताई जज साहब ने? ये परसेंटेज बताई एसोसिएट की 20 से ज्यादा और 50 से कम, या 50 तक, क्योंकि 50 से ऊपर होते कितने हो जाओगे तुम? फिर तो तुम सब्सिडरी बना दी ना तुमने, फिर तुम एसोसिएट कहां रहे, है कि नहीं बात? तो एसोसिएट होने के लिए सब्सिडरी नहीं होना, तो जो सब्सिडरी कितनी है 50 से ऊपर, तो 50 तक क्या माने जाओगे? एसोसिएट। और 20 होना जरूरी है, तभी थोड़ी बात में वजन आएगा। तो वो सब मिलके वोट करेंगे।
हाँ तो कोई बात नहीं, फिर बन जाएगी बात। हाँ जोड़ने पड़ेंगे ना साथ में लोगों को, अकेला दम नहीं लगा सकते आप, जोड़ने पड़ेंगे। जैसे घर में मम्मी का जोड़ लेते हैं अपने साथ, मम्मी पापा से बात कर लेना, मैं भी कह दूंगा, अकेली बस की नहीं है, जोड़ लो। जो तुम्हें तो भाई सामने वाले को 50 से ऊपर लेके जाना है, तुम्हारे पास 25 हैं, 25 और कहीं से इकट्ठे कर लो तो तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन अकेले नहीं बनवा पाओगे ना। अकेले तो तुम क्या हो, सिर्फ एसोसिएट्स, अकेले तुम क्या हो, एक मसला तो ये हो गया। दूसरा सुनेंगे एसोसिएट कब हो सकते हो तुम, अगर किसी कंपनी की नेट एसेट में, बाबू किसी कंपनी की, मान लो एक कंपनी है, उसकी नेट एसेट्स है, उसमें तुमने और किसी और ने मिलकर क्या ले रखा है, हिस्सा ले रखा है। नहीं, जॉइंट में ले रखा है, ठीक है ना, राइट। तो तुम क्या माने जाओगे, तो एसोसिएट्स माने जाओगे। क्या माने जाओगे, एसोसिएट माने जाओगे, ठीक है। जिसने हिस्सा ले रखा है वो एसोसिएट माना जाएगा, और जिसमें हिस्सा ले रखा है वो एसोसिएट माना जाएगा। तो मान लो एक्स है और वाई है, ये हमारी है ना, मान लो डाबर, ठीक है, डाबर में हिस्सा ले रखा है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, तो डाबर इज एसोसिएट। डाबर क्या है, डाबर एसोसिएट होगी एक्स की और डाबर एसोसिएट होगी वाई की। यहां कितना हिस्सा होना है ये डिफाइन नहीं है। मान लो अब मैं कह दूं एक्स लिमिटेड ने हिस्सा ले रखा है 85% और वाई लिमिटेड ने हिस्सा ले रखा है 15% डाबर की नेट एसेट में, है ना। तो अब दो क्वेश्चन उठते हैं, डाबर एसोसिएट है एक्स की, डाबर इज एसोसिएट ऑफ एक्स, क्या बोलोगे, है 85% ले रखा, डाबर तो एसोसिएट है। दूसरा सवाल ये आता है, डाबर इज एसोसिएट ऑफ वाई, ये भी है। यानी कि अगर 2-3 जनों ने मिलकर किसी भी कंपनी की एसेट के अंदर हिस्सेदारी ले रखी है, तो जिस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ली है वो कंपनी एसोसिएट कहलाई जाती है। तो फिर नहीं होगा, क्योंकि लॉ में ज्वाइंट होना चाहिए, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन अब बताओ, क्या एक्स है एसोसिएट डाबर की, नहीं, एक्स एसोसिएट नहीं है, डाबर एसोसिएट है, जिसके अंदर होल्डिंग है वो एसोसिएट है। हाँ ठीक है ना, राइट। अब देखते हैं लॉ में कैसी लिखी है परिभाषा, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से देखेंगे। देखो लिखी बात, इन रिलेशन टू अदर कंपनी, अदर कंपनी मतलब डाबर, मीन्स अ कंपनी इन विच, सबसे खतरनाक वर्ड क्या है, इन विच, डाबर जिसके अंदर, है ना, अदर कंपनी है सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस, जिसके अंदर अदर कंपनी कौन, रिलायंस, रिलायंस का क्या है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कितना होता है भैया, 20%, बट वो क्या नहीं होनी चाहिए, यानी 20 से 50 का हिस्सेदारी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। एंड सिग्निफिकेंस बट डज नॉट सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी। तो इसका मतलब एसोसिएट में जॉइंट वेंचर कंपनी भी क्या होती है, इंक्लूड होती है। जैसे कि एक तो आया ये होल्डिंग 20 से 50% वोटिंग राइट, तो ये कंपनी कौन हो गई, एसोसिएट कंपनी। एक आया ये जॉइंट कंट्रोल कितना नेट एसेट में मिला के, तो क्या हो गई, एसोसिएट। ये लिखी बात। जॉइंट वेंचर मीन्स जॉइंट अरेंजमेंट वेयर पार्टीज एक्स एंड वाई कंपनी हैव जॉइंट कंट्रोल ओवर द नेट एसेट ऑफ द अरेंजमेंट। यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर जो उसकी एसेट्स हैं उसके ऊपर अगर 2 जनों का कंट्रोल आ जाता है तो वो दोनों क्या कहलाई जाएंगी, दोनों जॉइंट कंट्रोल कंपनी कहलाई जाएगी, और जिसके अंदर होगा वो क्या कहलाया जाएगा, एसोसिएट कंपनी। तो एक बात ध्यान रखना, डाबर एसोसिएट है, एक्स वाई एसोसिएट नहीं है। कौन एसोसिएट है, डाबर इज द एसोसिएट ऑफ एक्स एंड वाई, और यहां कितना कंट्रोल आ रहा है, 20 से
50। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ICAI वाले पूछ नहीं सकते भैया वो स्त्री है, कुछ भी पूछ सकती है। तो ऐसा मत सोचना यार ऐसी जरा सी बात लिखी है ऐसे क्या पूछ लेंगे, हो सकता है केस स्टडी बना के पूछ लें। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, ये लिखी बात, एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, 20% इन बिजनेस डिसीजन। ठीक है ना, तो जॉइंट वेंचर भी उसी उसमें आ जाता है। अगली 2-3 बात करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल। आखिरी बात, लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है ना। सेबी उसके ऊपर क्या रखती है, कंट्रोल रखती है, 12th में हमने पढ़ा था। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ना हो, यानी अदर देन लिस्टेड कंपनी। टुच्ची बात है ना, राइट। अभी रुक जाओ, बता तो रहा हूं, वही तो बता रहा हूं भाई। अब अगली बात आती है गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है। सुनना ध्यान से, मजेदार बात। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों, अगर किसी भी कंपनी के अंदर, जैसे NTPC, BHEL, अरे नवरत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी है ना, राइट। तो NTPC नेशनल थर्मल पावर कंपनी, BHEL ऐसा क्या है, ONGC, हाँ NCL है ना। इन कंपनीज के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर मोर देन 50 नहीं 51, यहां क्या लोचा है बाबू, 51 क्या रखा है, पेड अप शेयर कैपिटल। क्या वर्ड यूज किया है, यहां वोटिंग पावर यूज नहीं किया, क्या वर्ड यूज किया है, तो ये तीनों क्या मानी जाएंगी, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो फिर वो गवर्नमेंट नहीं है। जिसका सवाल मैं पूछ लेता हूं, ये कह रहा है सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास RKG लिमिटेड के 50.20% शेयर है, वोटिंग पावर पेड अप कैपिटल, तो बताओ RKG क्या है, क्या RKG गवर्नमेंट कंपनी है, नहीं। लेकिन RKG क्या है, सब्सिडरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सब्सिडी तो हो गई, 50% से ऊपर आ गई ना वोटिंग पावर, आगे की नहीं आ गई। तो 50 से ऊपर हो के आप सब्सिडरी बन जाओगे, लेकिन सरकारी बनने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा 40%, तो फिर एसोसिएट हुए तुम, ना सब्सिडरी ना गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 51 से ज्यादा, या 51 भी चलेगा। तो इसलिए क्या कर लेते हैं, इक्वल टू और मोर देन दोनों लगाते हैं, है ना। किसने होल्ड कर रखे हैं, स्टेट ने, सेंट्रल ने, या दोनों ने मिलकर। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसे गवर्नमेंट कंपनी का दर्जा मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गवर्नमेंट कंपनी नॉर्म सेम ही होते हैं, है ना। और एक और बात, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है, ओ बाबू ये गवर्नमेंट कंपनी है, अब ONGC ने मोर देन 50% शेयर ले रखे हैं अंकुर अग्रवाल लिमिटेड के, तो अंकुर अग्रवाल क्या है ना, सब्सिडी तो टुच्ची बात हो गई, गवर्नमेंट भी है। सरकारी कंपनी की सब्सिडरी भी सरकारी कहलाई जाती है, चाहे 50 का हो ना हो। अरे जब पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी पब्लिक कहलाई जाएगी, तो सरकारी कंपनी की सब्सिडरी सरकारी नहीं कहलानी चाहिए। 40 पे कैसे हो जाएगी बाबू, सब्सिडरी बनने के लिए 50 से तो ऊपर होना चाहिए ना। देखो ये लिखी बात, कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी, और सब्सिडरी के लिए कितनी चाहिए, 51 या 50 से ऊपर, 50 से ऊपर। तो एक बात देखो, अगर यहां पर ONGC ने अंकुर अग्रवाल लिमिटेड के
50.40% वोटिंग पावर ले रखी है। तो भले ही यहां से पता लग रहा है गवर्नमेंट, भाई ये बताओ क्या गवर्नमेंट ले रखी है? नहीं ना, गवर्नमेंट कंपनी ले रखी है। तो ये गवर्नमेंट नहीं है, ये कौन है? तो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी क्या कहलाई जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाएगी। तो अंकुर अग्रवाल अंकुर लिमिटेड में सरकार के शेयर नहीं है, सरकारी कंपनी की हिस्सेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अंकुर लिमिटेड में सरकार के शेयर हैं। मैंने कहां लिखा? मैंने एक थोड़ी लिखा है कि इनके शेयर अंकुर लिमिटेड में, नहीं ऐसा नहीं है। अंकुर लिमिटेड के अंदर सरकार का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन सरकारी कंपनी एनटीपीसी का हिस्सा है। कितना हिस्सा है कि अंकुर लिमिटेड क्या बन गई? सब्सिडरी बन गई। तो सब्सिडी याद रखना, सरकारी कंपनी सब्सिडरी भी। तो आज 2 डायलॉग याद किए क्या? पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी पब्लिक होती है, सरकारी कंपनी की सब्सिडरी भी सरकारी होती है। ये 2 डायलॉग याद रखना। बच्चे का बच्चा भी बच्चा होता है। 3 डायलॉग है आज के। बोलो क्या है 3 डायलॉग बाबू? बच्चे का बच्चा भी बच्चा, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी पब्लिक, सरकारी कंपनी की सब्सिडरी भी सरकारी। सरकार ने किसी कंपनी में 51 से कम यूटिलाइज रखी है, तब वो सब्सिडी होगी? सब्सिडी तो हुई, सरकारी कंपनी ये तो रही बाबू, ये तो रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरकेजी लिमिटेड के ले तो रखे हैं 50.2। सरकार को नहीं बोलेंगे, तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोलेंगे पर से। हाँ, तो आरकेजी सरकारी नहीं है, आरकेजी सब्सिडरी है। और एनटीपीसी क्या है? ये सरकारी भी है और सब्सिडरी भी है। ये दोनों हो गई। एनटीपीसी इज अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, है ना। आखिरी बात आज की, फॉरेन कंपनी कौन सी होगी? विदेशी कंपनी बाबू, विदेशी कंपनी जिसका जन्म हुआ होगा इंडिया से बाहर। जैसे भाई हाँ, आईटीसी इंडिया कंपनी, पागल हो रहा है? अरे जैसे टेस्ला मान लो, फेसबुक मान लो, सैमसंग मान लो। सैमसंग कोरियन कंपनी है ना, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट मान लो, एक ऐसी कंपनी जिसका जन्म तो इंडिया से बाहर हुआ है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, धंधा पानी कहाँ चल रहा है? या तो प्लेस ऑफ बिजनेस चल रहा है, उन्होंने अपनी खुद का क्या खोल रखा है? ऑफिस। या वो ऑफिस नहीं खोल रखा, क्या बैठा रखा है? या फिर फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम कर रहे हैं, जैसे वेबसाइट बना रखी है और इंडिया में उसे क्या कर रखा है? ऑपरेट कर रखा है ना। भाई इंडिया में सरकार परमिशन देती है। जैसे तुम देखो टिकटॉक बैन हो गया, बैन हो गया ना इंडिया में, पबजी बैन कर दिया ना शायद। तो टिकटॉक बैन है, पबजी बैन है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी साइट को, किसी भी ऐप को इंडिया में क्या करने की? रेगुलेट करने की। तो किसी भी, अगर हमारी सरकार ने सैमसंग की साइट को, सैमसंग की ऐप को इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट करने की पावर दे दी और सैमसंग वालों को ऑपरेट क्या हो रहा है? ऑर्डर आ रहे हैं। इसका मतलब सैमसंग इंडिया में चाहे फैक्ट्री ना लगाए, सैमसंग इंडिया में कोई एजेंट ना रखे, सैमसंग इंडिया में कोई दुकान या ऑफिस ना खोले, तो भी सैमसंग क्या माना जाएगा? फॉरेन कंपनी होते हुए भी इंडिया का ऑपरेशन माना जाएगा। इंडियन कंपनी कैसे हो जाएगी? ऐसे रिलायंस कोई फॉरेन कंपनी मान लोगे क्या? अब सुनो, 1 मिनट रुक जाओ, अभी क्लास का बताता है ना, सुनो ध्यान से। फॉरेन कंपनी क्या होगी बताओ? फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका जन्म हुआ इंडिया से बाहर, लेकिन उसका या तो दुकान इंडिया में है, या उसका एजेंट इंडिया में है, या उसकी वेबसाइट इंडिया में ऑपरेट कर रही है। 3। तो ये क्या मानी जाएगी? फॉरेन कंपनी, जिसका जन्म बाहर हुआ पर वो इंडिया में काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। एनी अदर मैनर मतलब जैसे टेलीफोन के द्वारा, ऐप के द्वारा, है ना, इस तरीके से, टेलीफोन के द्वारा, या किसी और तरीके से ऑर्डर मंगवा रहे हो। तो किसी भी तरीके से तुम इंडिया में बिजनेस, यानी तुम इंडिया में सेल कर पा रहे हो लेकिन तुम्हारी जन्म कुंडली कहाँ की बनी हुई है? तो तुम इंडिया में फॉरेन कंपनी हो। बात खत्म। ठीक है, समझ गई बात? राइट। तो हमने मेन क्या पढ़ी, जिसके सेक्शन याद रखने जरूरी है? प्राइवेट कंपनी का सेक्शन याद रखना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या है बाबू?
268, ये तो घोट के पी लेना क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी। उसमें भी किसका इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरी का। ये क्वेश्चन किससे बनेगा, 287। तो पहले कौन सा था, 268 और ये 287। ये दो सेक्शन है जो हमें एग्जाम के लिए याद रखने हैं। बोलो भैया समझ गए सर, मजा आएगा सर। तो अगली क्लास में इसके आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।